हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस। तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत डिटेल में। अपन इस सेशन में स्टार्ट करेंगे, पूरी डिटेल में न्यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इन कुछ लाइनों पर कि स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग। इसका मतलब है कि आप अपना जो विश कर रहे हैं या फिर आप जो प्रे कर रहे हैं, आप उसको स्टॉप करिए और उसके बारे में करने के लिए स्टार्ट करिए। यानी जो करना चाहते हैं, आपने जो टारगेट बना रखा है, जो आपने गोल बना रखा है, उसको अचीव करने के लिए जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सब कुछ करिए। बस सोचिए मत, स्टॉप विशिंग। बस उसके बारे में सोचो नहीं कि मैं ये करके दिखा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। यू कैन, यस यू कैन, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस यू स्टार्ट डूइंग। यानी उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग, मतलब करने से ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। तो लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत कुछ करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज का करंट अफेयर्स और लेकर चलते हैं हम हमारी आज की पहली न्यूज के साथ। तो हम बढ़ते हैं हमारी आज की जो पहली न्यूज है विशाखापट्टनम से रिलेटेड है। विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट है। केमिकल प्लांट का नाम क्या है? एलजी पॉलीमर इंडिया। वहां पर एक केमिकल यानी एक गैस लीक हुई थी। उस गैस का नाम क्या है? तो वो भी आप देख लीजिए, उस गैस का नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि जो विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट था उसमें जो गैस लीक हुई थी उसका क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या नाम है? स्टाइरीन मोनोमर। क्या नाम है? स्टाइरीन मोनोमर। इस गैस के लीक होने की वजह से 3 किलोमीटर की रेडियस में, यानी 3 किलोमीटर की जो रेडियस है उसमें जो 5 विलेज आते हैं, यानी 5 गांव आते हैं, उन सब पर इफेक्ट पड़ा था। इस वजह से 11 जनों की हाथों आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और 350 को हॉस्पिटलाइज करा गया था। कितने? 11 जनों की मृत्यु हो गई थी उससे। तो 5 गांव के नाम भी कौन कौन से हैं? पहला गांव है आर वेकांतपुरम। ये जो केमिकल प्लांट है ये कहां पर है? आर वेकांतपुरम, यानी विशाखापट्टनम के आर वेकांतपुरम में ही है ये जो केमिकल प्लांट है। दूसरा जो गांव था वो कौन सा था? पदमपुरा। इसी तरीके से तीसरा जो गांव था वो क्या है? बीसी कॉलोनी। चौथा जो गांव है वो है गोपालपट्टनम। पांचवा जो गांव है कामपुरापुलम। क्या नाम है? कामपुरापुलम। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी न्यूज की तरफ। दूसरी न्यूज है इराकी पार्लियामेंट, यानी जो इराक की जो संसद है, सांसद जिसको हम देखते हैं, उन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है। नया प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया है? मुस्तफा अल कादिमी। मुस्तफा अल कादिमी को इराक का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है अभी हाल। ठीक है। जो मुस्तफा अल कादिमी है वो फॉर्मर इराकी इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हुए हैं, यानी भूतपूर्व में इराक की जो इंटेलिजेंस कंपनी है यानी स्पाई कंपनी, उसके ये चीफ रहे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि इराक ने जो उसका प्राइम मिनिस्टर बनाया वो कौन है, क्या नाम है? बस नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, मुस्तफा अल कादमी। जो इराक है, इराक की जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है? बगदाद। और इराक की जो करेंसी है, वहां पर कौन सी करेंसी चलती है? तो करेंसी का नाम है दिनार। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ जो कि रिलेटेड है कैप्टन विजयन थापर। कैप्टन विजयन थापर कौन है? सबसे पहली चीज तो यही कि कैप्टन विजयन थापर कौन है। ये वो है, कारगिल युद्ध जो हुआ था, कारगिल वॉर जो हुई थी उसमें शहीद हुए थे। सिर्फ 22 साल की एज में, 22 साल की उम्र में ये शहीद हो गए थे। इन पर एक बुक लिखी गई है। उस बुक का टाइटल क्या रखा गया है? विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। क्या रखा गया है? विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ठीक है, कारगिल हीरो की कहानी किसने लिखी है? कर्नल वी एन थापर। और कर्नल वी एन थापर कौन है? जो हमारे विजयंत थापर है उन्हीं के ही फादर हैं। कौन है? उन्हीं के ही पिता हैं। उनके पिता ने ही अपने बेटे के ऊपर एक बुक लिखी हुई है। वो कारगिल वॉर में के युद्ध के दौरान वो शहीद हो गए थे। और कौन ने लिखी है? मिलकर, किसके साथ मिलकर? नेहा द्विवेदी के साथ मिलकर। और इस बुक को पब्लिश किसने किया है? पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस ने। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली न्यूज ये है कि आईआईटी की जो एलुमनी काउंसिल होती है, यानी पूर्व छात्र, यानी कि आप ये मान के चलिए जो आईआईटी के जो आईआईटी पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक परिषद है, परिषद बना हुआ है। वो जो आईआईटी के जो हमारे पूर्व छात्र हैं यानी पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक परिषद बना हुआ है, उनकी काउंसिल है। उन्होंने एक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? टेस्ट बस, यानी जो कोविड-19 टेस्ट बस, यानी
कोविड-19 के लिए जो रैपिड टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट क्या होता है, रैपिड टेस्ट कई स्टूडेंट को पता होगा इसके बारे में कि रैपिड टेस्ट क्या होता है और नॉर्मल टेस्ट क्या होता है। रैपिड टेस्ट में देखो ये होता है कि इंस्टेंट उसकी रिपोर्ट आ जाती है, यानी कोविड-19 के लिए जो रैपिड टेस्ट होगा तो मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं है कि पहले सैंपल लिया जाएगा और फिर उसका टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हाथों हाथ टेस्ट होता है और इंस्टेंट उसकी रिपोर्ट आती है। तो रैपिड टेस्ट के लिए इन्होंने एक बस लॉन्च करी हुई है जिसमें क्या होगा, कोविड-19 से रिलेटेड टेस्ट किया जाएगा। और ये कहां पर लॉन्च करी है, मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च करी हुई है। किन्होंने लॉन्च करी है, आईआईटी की जो एलुमनी काउंसिल है, यानी पुराने छात्र यानी पुराने जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके परिषद ने, उनके काउंसिल ने ये लॉन्च करा हुआ है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ हुसैन कौन है, ये है कि इजिप्टियन प्लेयर है, यानी मिस्र के खिलाड़ी हैं। कौन है, मिस्र के खिलाड़ी। इन्हें बैन कर दिया गया है। ये क्या खेलते थे, टेनिस, यानी टेनिस के लिए परमानेंटली बैन कर दिया गया है। उसके पीछे जो रीजन रहा है वो क्या रहा है, मैच फिक्सिंग का। 2 साल पहले इन्हीं के ही भाई को भी किसी रीजन की वजह से बैन कर दिया गया था और अब इन्हें यूसुफ हुसैन को भी बैन कर दिया गया है। कहां के लिए, टेनिस के लिए, और वो भी परमानेंटली बैन किया। अब ये टेनिस नहीं खेल पाएंगे। किस रीजन से, क्या है, मैच फिक्सिंग के। कहाँ के प्लेयर हैं ये, इजिप्टियन प्लेयर यानी मिस्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लोक लेखा समिति होती क्या है, तो एक बात मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी पार्लियामेंट यानी जो हमारी जो संसद है, संसद के जितने भी मेंबर्स होते हैं यानी एमपीज, ठीक है, उन एमपीज में से सेलेक्ट किया जाता है। और सेलेक्ट कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति सेलेक्ट करते हैं। यानी एमपीज की सेलेक्टेड मेंबर्स यानी जो एमपीज की समिति है ये। और इसको, इस समिति को बनाने का पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेवेन्यू होता है और एक्सपेंडिचर होता है, यानी जो उसका राजस्व इकट्ठा होता है या फिर जो उसकी खपत होती है, यानी खर्चे जो करते हैं हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर देखरेख करता है, यानी उसकी ऑडिट का सिस्टम करता है। ठीक है, तो यानी उसकी ऑडिट जो करता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, तो इसमें जितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, यानी 22 मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट कौन करता है, जब भी मैंने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब 22 जो होते हैं वो कुछ लोकसभा में से होते हैं, कुछ राज्यसभा में से होते हैं। तो जो 15 लोकसभा में से तो होते हैं 15 और राज्यसभा में से होते हैं कितने, 7 मेंबर्स। जो इसके जो अभी इस कमेटी के जो चेयरपर्सन यानी जो चेयरमैन बने यानी अध्यक्ष जो बने वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। क्या नाम है, अधीर रंजन चौधरी। ये अपॉइंट हुए अभी एज ए चेयरपर्सन ऑफ ए पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, ये री अपॉइंट हुए यानी दोबारा इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये दोबारा इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ यानी अगली न्यूज पर। 47 यानी 47वां FIH कांग्रेस। ठीक है, FIH कांग्रेस कहाँ होने वाली थी, तो वो होने वाली थी कहां पर, न्यू दिल्ली में। और कब होने वाली थी, वो होने वाली थी कब, 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में 2020 में, जिसे क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया हुआ है। कब के लिए, 2021 के लिए। कहां के लिए, 2021 में होगी अब। ठीक है, FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसके जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लोसेन में, स्विट्जरलैंड में। कहां पर, लोसेन के स्विट्जरलैंड में। जो इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, नरेंद्र बत्रा। कौन है, नरेंद्र बत्रा। एक और चीज आप ये देखिए कि इनका जो ड्यूरेशन था, इनका जो टाइम पीरियड था वो लगभग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस उसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से इनका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया 2021 तक। कब तक, 2021 तक। वो भी कहां तक, मई तक। जब तक इसकी कांग्रेस नहीं मतलब इसकी जो मीटिंग नहीं हो जाती 2021 में, तब तक के लिए इनको रखा गया प्रेसिडेंट। यानी इनका प्रेसिडेंट का कार्यकाल क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, कब होने वाली थी ये याद रखिएगा, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में होने वाली थी, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक, यानी मई 2021 तक।
ठीक है। और कहाँ होने वाली थी, न्यू दिल्ली में, लेकिन इसका वेन्यू चेंज नहीं हुआ है, यानी 2021 में भी कहां पर होगी, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। वंदे भारत मिशन, तो कुछ दिन पहले हमने एक डिस्कस किया था, कौन सा मिशन डिस्कस किया था, समुद्र सेतु, जो इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था। इंडियन नेवी ने हमारे यहाँ से शिप भेजे थे, किस चीज के लिए भेजे थे, कि इंडियंस को वापस लाना, यानी इंडियंस को दूसरी कंट्री से इंडिया में वापस लाना। तो उसी तरीके से ये मिशन भी क्या है, इंडियंस को वापस लेकर आना, वंदे भारत मिशन। ठीक है, लेकिन किसके जरिए, एरोप्लेन के जरिए, यानी एयर के जरिए। किसके जरिए, एयर्स के जरिए, यानी एरोप्लेन के जरिए या प्लेन्स के जरिए इंडियंस को दूसरी कंट्री में जो फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर आना है। समुद्र सेतु में इंडियन नेवी के 2 जहाज गए हुए थे, तो वो भी मैंने आपको बताए थे। तो इसमें भी जो है इंडियंस को वापस लेकर आना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AIIB, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट जो हुआ है वो कितने का हुआ है, $500 मिलियन का। किस चीज के लिए, जो कोविड-19 की वजह से महामारी आई हुई है, यानी पेंडेमिक आया हुआ है, उससे लड़ने के लिए, यानी उससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले रही है AIIB से। कितना, $500 मिलियन। कितना ले रही है, $500 मिलियन। किससे ले रही है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। किस चीज के लिए, हेल्थ इश्यूज और ये जो भी है उसके डेवलप करने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। कि क्या, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारा जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, यानी वित्त मंत्रालय है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है, निर्मला सीतारमन। सीतारमन ने एक बजट पेश किया था। ठीक है, उस बजट में ये बताया था जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2020, फाइनेंशियल ईयर 2020, उसके लिए ग्रॉस बोरोइंग टारगेट रखा गया था, यानी जो डेवलपिंग के लिए उधार ली हुई जो राशि है वो उसके लिए एक टारगेट बनाकर चलती है पूरी गवर्नमेंट, कि पूरे साल हमको कहां कहां किस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं, कितनी योजनाएं लेकर आनी है। तो वो सबका सब पूरा कंप्लीट एक टारगेट होता है। तो वो टारगेट जो था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था, जो हमारा लास्ट ईयर था फाइनेंशियल ईयर 19-20, इसमें जो टारगेट था वो था 7.1 लाख करोड़। कितना था, 7.1 लाख करोड़। ठीक है, जो वो 2020 हुआ था उसके लिए उसको उससे भी बढ़ाकर रखा गया था। वो कितना रखा गया था, 7.8 लाख करोड़। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो 2020 है बहुत बेकार आया हुआ है। किस वजह से बेकार आया हुआ है, हर रीजन से ले लो, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ले लो, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। किस रीजन से आया हुआ है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से आया हुआ है। एक पेंडेमिक छाई हुई है, यानी एक महामारी छाई हुई है। तो उसकी वजह से क्या है, जो हमने जो टारगेट रखा था, उस टारगेट को जो हमारे नुकसान हुआ है, उस टारगेट को क्या कर दिया गया है, रेस कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। अब वो कितना बढ़ाया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो टारगेट बढ़ाया गया है वो कितना बढ़ाया गया है, 4.2 लाख करोड़ रुपीस। कितना बढ़ाया गया, 4.2 लाख करोड़ रुपीस। तो इसका मतलब जो टोटल हो गया, वो टोटल कितना हो गया, 12 लाख करोड़। कितना हो गया, 12 लाख करोड़, यानी 12 लाख करोड़ रुपए का टारगेट अब वो बन चुका है 2020 के लिए। वो किस चीज के लिए है, कि हम हमारी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाया जा सके, हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बचा जा सके, उसको संतुलित करा जा सके, उसको नॉर्मल उसमें लगे आया जा सके। जो कोविड-19 पेंडेमिक है, यानी जो महामारी छाई हुई कोरोना वायरस की वजह से, उससे बचा जा सके, इन सभी के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। और लगभग कितना कर दिया गया है, कंप्लीट 12 लाख करोड़ रुपए का उसको कर दिया गया है। जो अभियान हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि जो वीकली टारगेट है, यानी जो हमारा वीकली बोरोइंग टारगेट है, वो पहले कितना था, 21,000 करोड़ रुपए का, वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। और वो बढ़कर कितना हो चुका है, 30,000 करोड़ रुपए का। कितना हो चुका है, 30,000 करोड़ रुपए का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ग्रॉस बोरोइंग टारगेट रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए, वो कितना रहेगा, 12 लाख करोड़ रुपीस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AIIB से कितना लोन लिया है, अप्रूव करवाया है, किसमें असाइनमेंट किया है उन्होंने, कितना, $500 मिलियन। तो उसी तरीके से अलग अलग बैंक से, जैसे कि हमने हमारे पुराने वीडियोस में स्कीम्स में कितना इन्वेस्ट किया है, किस बैंक से कितना लोन अप्रूव करवाया, वो सारी चीजें बताई थी। तो उसके लिए ये एक टारगेट फिक्स करके रखते हैं कि इस साल जो हमारा होगा टारगेट वो कितना होगा,
तो याद रखिएगा वो टारगेट कितना है, 12 लाख करोड़ रुपए का, जो बढ़कर हो गया, यानी बढ़ा किससे, 7.2 से बढ़कर कितना हो गया है, 12 लाख रुपए का, यानी कितना डिफरेंस है, 4.2 लाख करोड़ रुपीज। तो ये बताया, ये पूछा जा सकता है कि कोविड-19 यानी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कितना जो हमारा ग्रोस बोरिंग टारगेट है वो कितना बढ़ाया गया, तो कितना बढ़ाया गया, 4.2 लाख करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखिएगा। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली और आखिरी न्यूज की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। जैसे कि आप लोगों को सभी को याद होगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने RIL ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी। क्या स्टार्ट करी थी, जियो के नाम से, जो बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और वो बहुत ही ज्यादा फेमस रही है। तो जियो क्या कर रही है, अपनी ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप को सेल कर रही है। यानी अगर आप अलग लैंग्वेज में मैं बोलूं कि अपने जो स्टेक है वो सेल कर रही है, यानी बेच रही है। जो अपने स्टेक है, यानी उसकी जो ओनरशिप है वो थोड़ा थोड़ा कर करके स्टेक के रूप में, यानी शेयर्स के रूप में वो उसको सेल आउट कर रही है, यानी बेच रही है। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि एफबी ने जियो के शेयर खरीदे थे, यानी फेसबुक ने जो जियो के शेयर खरीदे थे वो कितना खरीदा था, 9.99%। ऐसे ही दूसरी कंपनी थी सिल्वर लेक। सिल्वर लेक ने भी जियो के शेयर खरीदे थे, स्टेक खरीदा था, हिस्सेदारी खरीदी थी। वो उसमें कितने रुपए लगाए थे उसने, 5,655.75 करोड़ रुपए। इसी तरीके से एक विस्ता कंपनी है, जिन्होंने हाल ही में उसके 2.32 यानी 2.32% स्टेक खरीदे हैं, हिस्सेदारी खरीदी है। वो कितने में खरीदी है, एग्जैक्ट वैल्यू है 11,367 यानी 11,367 करोड़ रुपीज में। कितने में, 11,367 करोड़ रुपए में। अब जो विस्ता है वो यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है, ठीक है। अब प्राइवेट इक्विटी फर्म क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे कि कोई स्टार्टअप करता है, तो स्टार्टअप में जिसके उम्मीद होती है कि नहीं इसकी कंपनी बहुत ज्यादा चलेगी, तो जो इक्विटी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है, यानी इक्विटी फर्म्स जो होती है ना, वो उसमें इन्वेस्ट करती है। जैसे कि जियो के बारे में सभी को ही पता है कि सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन है इंडिया की, उसमें तो जो इक्विटी फर्म है ना, वो इसके शेयर इसलिए खरीद रही है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर उन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए इक्विटी फर्म क्या होती है, जो स्टार्टअप होता है, यानी कम कीमत में वो उसके शेयर खरीदे और उसको उसके शेयर पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले, तो इक्विटी फर्म वहां पर यूज होता है, ठीक है, उस तरीके से काम में लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतनी ही न्यूज है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली न्यूज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच वेरी